वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक उस चेंज की जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया और रोमान रईस को इंडक्ट किया गया इन प्लेस ऑफ टिमाइल मिल्स। कहने को तो बड़ा खतरनाक चेंज था क्योंकि मिल्स की भी एक अपनी रेपुटेशन है, रोमान रईस की पीएसएल में अपनी रेपुटेशन है, लेकिन रोमान रईस ने सर पहली गेंद पे विकेट लिया, बड़े इकोनॉमिकल रहे। उस चेंज के हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा चेंज था ये, और जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो 4 साल से खेल रहे हैं, कोचिंग भी करते रहे रोमान रईस। पेस इतना नहीं है मगर पेस को रिड्यूस करना जानते हैं, पेस ऑफ करना जानते हैं बॉल को। और यही हुआ कि अनएक्सपीरियंस बैटर जो नाफे हैं वो क्रॉस खेलने के लिए गया और स्टंप्स क्लीन बोल्ड हो गए। अब यही चीज़ थी, वहाँ से मैच फंसा है और टर्न आउट वहीं से मैच का आया, क्योंकि टॉप में अगर आपको विकेट लेनी थी तो वहाँ से प्रेशर आना था कोटा पे और वो आया प्रेशर। तो हमेशा जब हम कहते हैं कि बैटिंग में रन हो रहे होते हैं, पिछले मैच में नाफे ने 60 रन की इनिंग खेली थी, मगर हर इनिंग्स में ऐसा नहीं खेला जाता। पिच की कंडीशंस डिफरेंट थी, आपको शुरू में थोड़ा सा सामने खेलना पड़ता है। जब भी आप लो बाउंस होगी पिच और वहाँ क्रॉस खेलेंगे तो फिर यही नतीजा होगा। तो एक्सपीरियंस चाहिए नाफे को, अभी एक्सपीरियंस जो है वो शो किया रोमान रईस ने। अच्छा डिसीजन था शादाब का और मैनेजमेंट का कि उनको खिलाया। अगर रन थोड़े से ज़्यादा होते, 10 से 15 रन ज़्यादा होते तो ये मैच और क्लोज जाता और ये इस्लामाबाद के हक में जाता। अच्छा, नाफे का नाम लिया यासिर भाई, मैं आपका एक इनपुट उसके हवाले से जानना चाहूंगा। नो लुक शॉट पाकिस्तान में तो बहुत ही पॉपुलर हो चुकी, पहले साइम अयूब खेलते थे, अब नाफे खेल रहे हैं, लेकिन इस नो लुक शॉट के साथ ही ना नाफे में बहुत सारी कमजोरियां भी होंगी। क्या आप समझते हैं कि डायरेक्ट ही उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाया जाए, जिस तरह हमने साइम अयूब को लाया, वो न्यूजीलैंड में जाके एक दो गेंदों पर बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुए, या फिर इनको एनसीए में भेजना चाहिए, इनके ऊपर प्रॉपर काम होना चाहिए और उसके बाद टीम में आना चाहिए? देखिए, ये जो प्लेयर्स आते हैं सीन पे, अचानक टीवी पे कुछ मैचेस में नजर आते हैं, तो वो टैलेंटेड तो होते हैं डेफिनेटली, जिसकी वजह से वो परफॉर्म करते हैं, मगर उसका ये नहीं होता कि आप उनको स्टेट ऑफ पाकिस्तान टीम में इंडक्ट कर दें और एक ऐसी जगह पे डाल दें जिसके लिए वो अभी तैयार ही नहीं है, ना मेंटली, ना फिजिकली और ना टेक्निकली। मैं ये समझता हूँ, आप हसन यहाँ मौजूद है, एक पाकिस्तान रिजर्व हुआ करती थी पाकिस्तान टीम पहले ना, तो वो एक ब्रिज होता था बिटवीन अंडर 19 के बाद लड़के जो परफॉर्म करके आते थे तो उनके बाद वो उस टीम में चले जाते थे। वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीम जितनी भी होती थी, डिपार्टमेंटल या जो सिटी की टीमें होती थी, उनके खिलाफ खेला करती थी। तो वहां पर फिर उनकी कोचिंग और उनकी पूरा जो 5-6 महीने का जो सीजन होता था उन लड़कों पे काम होता था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के स्टेप्स को दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा और ये नाफे या जितने भी लड़के अभी आपको नजर आ रहे हैं वो परफॉर्म करते हुए पीएसएल में या डोमेस्टिक में भी, उनको वहां पे लेके जाया जाए और वहां पे अच्छी कोचिंग और उसके बाद फिर उनके होम एंड अवे टूर्स इस तरह के ऑर्गेनाइज किए जाए, जिस तरह इंग्लैंड में इंग्लैंड लॉयंस है या इंडिया की ए टीम है, बाकी टीमें भी हैं, तो आप उनको पूरे 12 महीने जो है उन पे नजर रखनी चाहिए। क्योंकि अभी जिस तरह अंडर 19 लड़के खेल के आगे हैं, मैंने सुना तो यह है मुरीद के में उनका कैंप तो लग रहा है, मगर उसके साथ साथ उनको ऐसा उन पे नजर रखनी चाहिए, उनके लिए प्लान करना चाहिए, वो फास्ट बॉलर्स हैं या स्पिनर्स हैं या बैट्समैन हैं, कि उनकी क्रिकेट को और बेहतर किया जाए और उसमें कंटिन्यूटी लेके आया जाए, बजाय ये कि उनको यहां से आप सीधा पाकिस्तान टीम में लेकर जाए। अल्लाह करे मोहम्मद यूसुफ साहब हैं अभी अंडर 19 में हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, कि वो अपने जैसे प्लेयर प्रोड्यूस करें वहां पर। अल्लाह करे टीवी पे बैठ के तो अच्छी बातें करते हैं यूसुफ भाई। जरा हेड टू हेड देखते हैं जी अगले मैच का, पेशावर वर्सेस मुल्तान का क्या रिकॉर्ड है आपस में और कितने कुछ मैचेस जीते हैं पेशावर ने, कितने कुछ मैचेस जीते हैं मुल्तान सुल्तान ने, और उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं अपने दोनों ही पैनलिस्ट से, और स्पेशली हम पूछेंगे कि पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है मुश्किल सवाल नहीं है वैसे ये पेशावर के हवाले से। तो मैं मुश्किल सवाल करूंगा आपसे भी और हसन भाई से भी। जरा हेड टू हेड देख लें, उसके बाद फिर गपशप लगाते हैं जी। ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है जी, 13 मैचेस खेले, 3 मैच सिर्फ पेशावर ने जीते हैं। यासिर भाई काम सही कह रहे हैं कि 3 मैच पेशावर ने जीते, 10 मुल्तान सुल्तान ने जीते, और सर इनमें से तकरीबन पिछले एक सीजन के 2 मैचेस तो आपके बाबर आजम साहब ने आ रहे हैं। सो पेशावर की टीम बहुत ही ज्यादा वीक लग रही है सर। मुझे तो बाबर आजम का डर लगता है कि वर्ल्ड नंबर 1 कैप्टन भी रह चुके हैं, और नंबर 1 कैप्टन नहीं रहे, नंबर 1 प्लेयर रह चुके हैं, मगर उस टीम में खेले। पहले फ्रेंचाइज में ऐसी बदकिस्मती रही है कि फ्रेंचाइज जो है वो कराची किंग्स में 8 से 9 मैच से वहां से शिफ्ट किया गया उनको, और जहां शिफ्ट करके यहाँ लेके आए पेशावर ज़ल्मी में, तो यहाँ पर भी मुश्किलात का सामना लग रहा है मुझे। लास्ट मैच जीत सकते थे, ये सचिन बनते जा रहे हैं, जहाँ पे स्कोर करते हैं वो मैच नहीं जीतते हैं, वो मैच नहीं जीतते हैं, वो उनकी फॉर्म। वो यासिर भाई भी बताएंगे ना। यासिर भाई याद है आखिरी मैच में बाबर आजम ने रन नहीं किए थे, आपने कोई 138 रन बनाए थे, आप बड़े गुस्से में थे, वो मैच आप जीत गए थे न्यूजीलैंड में। हाँ, वहां पे देखें वो क्या कहते हैं उसको, स्पिनर्स बड़े अच्छे सक्सेसफुल रहे, हमारे तीनों स्पिनर्स ने बड़ा अच्छा बॉल किया, और जितनी बुरी बैटिंग मेरे ख्याल से उस आखिरी वनडे में हुई थी, सॉरी T20 में हुई थी, वहां तो बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, मगर लकीली हमारे स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसमें कैचेस भी पकड़े, एक रनआउट भी बड़ा अच्छा हुआ था। तो ऑल इन ऑल उसमें अदरवाइज अगर आप बाकी मैचेस की बैटिंग अगर आप देखते और जो आखिरी मैच में की,
वो इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक, तो जरा बाबर की जरा आप देखिए बात कर रहे हाँ, हैं, देखिए ये आप स्पेशली फ्रेंचाइज की अगर आप बात करें, देखें आप कभी कप्तानी पे बात आती है, कप्तानी सही नहीं, ये देखिए आप किसी एक पर्सन पे ब्लेम नहीं डाल सकते, बाकी भी जो कोचिंग स्टाफ है, क्योंकि T20 में कितनी ही कोई कप्तानी को डिसीजंस कर सकते हो। देखिए आपके प्लान्स पहले बने होते हैं कि कौन सा प्लेयर कब बॉलिंग करेगा या कौन सा बैट्समैन कब बैटिंग पे जाएगा, एक ऊपर नीचे एक आधा नंबर ऊपर नीचे होता है, अदरवाइज ये सब होती हैं। तो मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी को अपने जो कोचिंग स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, आपके सामने एग्जांपल कोयटा ने जिस तरीके से अपने मोइन खान पिछले 9-8 सालों से वो उस टीम को रन कर रहे थे, कप्तानी सरफराज कर रहे थे, तो उन्होंने बिल्कुल टोटली शिफ्ट किया अपनी मैनेजमेंट में। सिमिलरली आप मुल्तान सुल्तान को भी देख लें, उनकी ऑलरेडी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी पिछले कुछ सालों में, अभी भी उनको चेंज करने के बावजूद भी बड़ी प्रोफेशनल वे में उन्होंने अपने स्टाफ को चेंज किया, प्लेयर्स की जो पिक की बड़ी अच्छी की। तो अब मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी पे भी अब ये टाइम आ गया है कि अपने जो है ना, ये जो पिक्स करना प्लेयर्स, कोचिंग स्टाफ और इस तरह की चीजों को थोड़ा बेहतर अंदाज में उनको रन करना पड़ेगा। किसको, डेरेन सैमी को जाना होगा या अकरम साहब को जाना होगा? देखिए कोई भी जाए और कोई भी आए, मैं समझता हूं कि प्रोफेशनल वे में देखिए कोचेज, अब डेरेन सेमी जब खेलते थे तो फिर तो ठीक थे, मगर वो भी खेलने के बाद सीधा कोचिंग की फील्ड में आ गए, और मैं समझता हूं उनको उससे बेहतर कोचेज भी अवेलेबल हैं, उससे बेहतर कोचेज को भी लाया जा सकता है जो कि प्रोफेशनल वे में टीम को रन करें, बजाय इसके कि जिस तरह कुछ टीमों में ये देखा जाता है कि आप वो घरों की टीमें है ना, जो जिसको पसंद करता है कोचिंग स्टाफ में या स्पोर्ट्स स्टाफ में ले आता है, प्लेयर्स का भी यही होता है कि जो जिसको पसंद होता है। लेकिन वो आपको पता है वो डेरेन समी जावेद अफरीदी के दोस्त भी है ना सर, तो फिर दोस्ती भी तो एक चीज का नाम है ना सर। फिर दोस्ती का रिजल्ट फिर आप देख लें, जो भी पहले 3 मैचेस या पीछे भी आप देख लें रिजल्ट फिर। ठीक जी हसन भाई। नहीं बिल्कुल ये सही है, और मगर देखें डिसीजन भी ऐसा होता है ना, डिसीजन ये है कि ऑन द फील्ड जब आप होते हैं तो वहाँ खेलते हैं, खुद प्लेयर खेल रहा होता है, जब कोचिंग करता है तो वो डिलीवर कर सकता है। अब आपने जो अलाउ किया हुआ है कि कोचेज जो हैं वो आउट इन द फील्ड भी आ सकते हैं, ग्राउंड में आके जब सिचुएशन मैच की बिगड़ी हुई हो, कुछ खराब हो, तो आप बता भी सकते हैं कि चेंज ऑफ पेस किस तरह करना है, बॉलर चेंजिंग कैसे करनी है। टर्निंग पॉइंट यही था कि बाबर आजम ने दुनिया की कैप्टनसी की भी, ऑब्वियसली इतना प्रेशर भी वो हैंडल कर लेते हैं, मगर टर्निंग पॉइंट ये था कि रायन पॉलार्ड खेल रहे थे लास्ट मैच में, पेशावर ज़ल्मी जीत सकता था वो मैच। 14 रन्स की उन्होंने इनिंग खेली है, वो जो तेज तरीन इनिंग खेली है, और आपने उनके सामने स्पिनर लगा दिया है, तो ये थोड़ी सी चीज़ सोचनी थी। डेरेन समी भी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गया कि क्या प्लानिंग की है। एंड ऑफ द डे आपके पास सलमान इरशाद हैं, वो पेस चेंज करते हैं बॉल का, और दीगर और बॉलर्स भी थे, मगर आपने इतने बड़े बैट्समैन के साथ नंबर 1 बैटर्स दुनिया के T20 फॉर्मेट में, उसके अगेंस्ट इमर्जिंग प्लेयर आपने ऑर्थोडॉक्स जो लगाया है, और उन्होंने एक ही ओवर में पूरा मैच का पासा पलट दिया, तो ये टर्निंग पॉइंट होता है कैप्टन। अच्छा यासिर भाई, वैसे पेशावर के साथ आपको प्रॉब्लम लग क्या रहा है? बाबर आजम रन्स कर रहे हैं, 70+ रन्स किए उन्होंने कल के मैच में भी, लेकिन उसके बाद कोई उनको उस तरह से आके सपोर्ट नहीं कर रहा। आसिफ अली को उन्होंने इस्लामाबाद से पेशावर में लाया, आसिफ अली आपके सामने सिंध प्रीमियर लीग में भी फेल रहे, यहाँ पे भी फेल हैं। पॉवेल भी उस तरह की इंपैक्टफुल इनिंग्स दूसरा सीजन है पेशावर की जानिब से खेल नहीं रहे। लगता ये है कि मुझे जो पर्सनली ये फील आ रहा है कि उन्होंने ना एक ही तरह का पावर हाउस टाइप टीम बनाई है और अपनी तरह के प्लेयर्स थोड़े से कम बनाए, स्टार्ट से लेके 7वें नंबर तक, और इस वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी रीजंस भी हो सकती हैं, मगर मुझे जो रीजन एक लगती है, जब ये प्लेयर्स पिक ड्राफ्टिंग होती है, वहां पे थोड़ा सा जो टीम पीछे रह जाती है। और इसमें आप देखें, अगर इनकी बॉलिंग लाइनअप भी सिर्फ देख लें, देखिए इसमें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो आप उसमें क्या कहते हैं, सलमान इरशाद अगर आपके मेन बॉलर हैं, या आप आमिर जमाल ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा टेस्ट में करके रहे हैं, मगर T20 के हिसाब से अगर आप देखें तो इतने एक्सपीरियंस नहीं है जिस तरह के बाकी टीमों में। आप देखें पूरे 5-5 बॉलर, कोयटा की बात हो रही थी, वो पूरे 5 बॉलरों से जा रहे हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा टीमें 7-7 बॉलर, 8-8 बॉलर यूज कर रही है, वो श्योर नहीं है कि उनका कॉम्बिनेशन क्या है। तो इनकी अगर आप देखें, लूक वुड भी जो आए हैं वो भी कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, और उसके अलावा अगर आप देखें वकार, वो जो चाइना में बॉल कर रहे हैं, ठीक है, वो आप उनको एक मिस्ट्री कह सकते हैं कि आप एक ऐसा बॉलर आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, मगर इनकी अगर आप बॉलिंग देखें ना, बॉलिंग इतनी नहीं है। और उसके साथ साथ अगर अगेन बाबर के साथ आपके पास और भी प्लेयर होने चाहिए कि जो पावर हिटिंग की, जिस तरह बाकी टीमों के पास प्लेयर हैं, अब रायली रोसो हो गया या कैरन पोलार्ड ने परफॉर्म किया, इनके बाकी प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। वहां पे मैं समझता हूं कि ये अच्छा, एक सवाल आपसे भी करूंगा, वही सवाल हसन भाई आपसे भी करूंगा, मुझे आप जल्दी से बता दीजिएगा कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के भी कोई नामी ग्रामी प्लेयर अभी मौजूद नहीं है, जो एक्सपायर प्लेयर है वही आते हैं। क्या वजह है कि PSL में अब लोगों की दिलचस्पी काफी कम होती जा रही है? यासिर भाई।
अच्छा क्या सवाल, अच्छा मेरे से क्या सवाल जी जी, दोबारा मैं कह रहा हूँ कि आप इंग्लैंड में मौजूद हैं, आपकी जिस मुल्क में काफ़ी लोग ऐसे हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं, वो आके पीएसएल बड़े शौक से खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया से भी प्लेयर आते थे, सुपरस्टार प्लेयर, लेकिन अब उस तरह के प्लेयर नहीं आ रहे पीएसएल में। क्या वजह? आप तो खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन भी करते होंगे, कोई वजह आपको मालूम होती है या सिर्फ पैसे की वजह है, पैसा कम हो गया? देखिए ये पैसे का भी एक फैक्टर है, और उसके अलावा अगर आप देखें क्योंकि इस एक महीने के बाद फिर आपकी वो आईपीएल शुरू हो जानी है, जहाँ पे कोई 2-2 3-3 गुना लड़कों को ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि प्लेयर्स क्रिकेट बोर्ड से भी उनको मेरे ख्याल से बताया गया होगा कि आपने थोड़ा सा, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आपका देखें कि अगर प्लेयर आपके पहले ही बर्न आउट हो जाते हैं, आईएलटी में लड़के खेले, बांग्लादेश में, यहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी इवन आपके प्लेयर खेल रहे हैं, तो आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा। आप वो जो ठेके पे जो प्लेयर होते हैं ना, उस तरह के प्लेयर अब आपको अपने प्लेयर नहीं होंगे, तो आपको ठीक पिक एंड चूज करना पड़ेगा। अगर वर्ल्ड कप आपका ज्यादा दूर नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि ईसीबी ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयरों को बताया हुआ है कि आपने कौन कौन सी लीग्स खेलनी है। ठीक सर, आपका ये क्या सवाल जल्दी आजम खान से करना चाहिए था आपको कि ठीक आजम हो गया, खान यही जो है, सवाल आजम खान। वो दुनिया में हर जगह खेलते हैं, न्यूजीलैंड खेले थे, उसके बाद वाइल्टी खेल गए, उसके बाद फिर ये यासिर इस्लामाबाद से भाई, खेल थैंक गए। यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। सर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में वक्त खत्म हो जाता है। बातें बहुत ज़्यादा थी जो यासिर भाई से करनी थी, आपको बतानी थी, लेकिन वक्त 1 घंटे का होता है, इसमें इतनी बातें हो सकती है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। प्रोडक्शन टीम के साथ मुझे इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़।